जैसलमेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ 282 किलोग्राम डोडा पोस्ट और 380 किलोग्राम मिश्रण के लिए कचरा बरामद किया गया। एनसीबी के इनपुट पर जिला पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस थाना सांकड़ा में ज़ाब्ता द्वारा डीसीआरबी शाखा के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाड़मेर हल्का क्षेत्र में एक खेत में बने कमरे से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। एसपी सुधीर चौधरी ने मामले की जानकारी दी। पुलिस हेडक्वार्टर के जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि मादक पदार्थों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश हमें प्राप्त हुए। इसी संदर्भ में एनसीबी के इनपुट पर हमने एक बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 24 घंटे से सांगड़ और जो बॉर्डर के इलाके हैं जोधपुर ग्रामीण से, वहाँ पे लगातार नाकाबंदी चल रही थी। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए आज सांकड़ा एसएचओ ने एक बड़ी सीजर की कार्रवाई की है। कार्रवाई पाबूसर गांव में हुई है, जो कि जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर पर है, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारी टीम एक संदिग्ध वाहन का पीछा कर रही थी। मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि वो गाड़ी लगभग 282 किलो डोडा चूरा खाली करके फरार हो गई है। इसलिए उस जानकारी को हमने बाड़मेर कंट्रोल रूम के साथ शेयर किया। भरतपुर के हलेना थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें स्थानीय लोगों के मुताबिक 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रशासन के मुताबिक अभी तक 5 महिलाओं की मौत हुई है और 2 छोटे बच्चों सहित करीब 15 के लगभग यात्री घायल हैं। हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जहां उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चलकर उत्तर प्रदेश परिवहन की बस जयपुर जा रही थी, तभी लकड़ियों से भरे हुए ट्रक में बस घुस गई। बस में ज़्यादातर यात्री उत्तर प्रदेश के थे। बस में सवार यात्री सूर्य प्रताप ने बताया कि शाहजहाँपुर से सीकर के लिए जा रहे थे। अलीगढ़ से बस में बैठा था। हलेना के पास तेज रफ्तार में चालक ने लापरवाही से ओवरटेक किया और इस वजह से हादसा हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा और जिला कलेक्टर अमित यादव घटनास्थल पहुंचे, जहां पूरे मामले की जांच की गई और उसके बाद आरबीएम अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर डॉक्टर्स को बेहतरीन इलाज के निर्देश दिए गए। हमारी बस पीछे से जा रही थी, सामने से एक ट्रक जा रहा था, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि ट्रक की स्पीड कम थी, हमारी बस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। तो ब्रेक लगाने की बजाय उन्होंने ना आउट साइड में बस को मुड़ाया, मतलब आउट साइड में घुमा दिया बस को, और वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ और हाई स्पीड में गाड़ी थी, तो इसलिए खड़े ट्रेलर में मारी है। बस में करीब कितनी सवारी होंगी? बस तो भैया पूरी भरी थी और लोग खड़े हुए थे, करीब 65 लोग होंगे। कहाँ से आ रही थी बस, कहाँ जा रही थी? बस अलीगढ़ से आ रही थी और जयपुर जा रही थी। पीछे से यूपी रोडवेज की एक बस ने टक्कर मार। प्रथम दृष्टया जो तथ्य पुलिस के समक्ष आए हैं, उसमें लापरवाही बस ड्राइवर की सामने आई है। बाकी विस्तृत जानकारी जो है अनुसंधान के बाद मालूम पड़ेगी। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कहा है कि ओडिशा के पास संसाधनों की बहुतायत होने के बावजूद वहां बड़ी तादाद में आबादी गरीबी में जीवन बिता रही है। मोदी के मिशन 400 में जुटे वचनलाल शर्मा का ओडिशा के 3 विभिन्न क्षेत्रों में सभाओं में बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा मैराथन दौरे के बीच उड़ीसा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जगन्नाथपुरी जंक्शन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उड़ीसा के इन हालातों के लिए बीजेडी और कांग्रेस जिम्मेदार है। यहाँ के युवाओं को रोजी रोटी के लिए सूरत और देश के अन्य शहरों में पलायन करना पड़ रहा है। बीजेडी के शासनकाल में शांति प्रिय उड़िया भूमि अपराध का गढ़ बन चुकी है। उड़ीसा में कांग्रेस बीजेडी की सरकार है। दोनों ने उड़ीसा को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जनता की सेवा ही परम ध्येय है। उड़िया भूमि को अपराध का गढ़ क्यों बनाया? ये देश में महिलाओं के प्रति हिंसा अपराध मामले उड़ीसा में सबसे अधिक हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा नवीन जी, कि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा अगर महिला अत्याचार है तो वो उड़ीसा में क्यों है, ये आपको बताना होगा। बीजेडी ने जिस तरह से यहाँ घोटाले से लेकर के जानबूझकर केंद्र की जो योजनाएं जो उड़ीसा के अंदर आई थी, उसमें भी इन्होंने कटमनी लगाने का काम किया है, कटमनी लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन वर्षों में आदिवासी कल्याण के बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की है।
और पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह स्पष्ट कर चुके हैं कि SC/ST का आरक्षण किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये राहुल गांधी जी कहते हैं कि SC और ST का आरक्षण, अरे दुनिया में SC और ST का आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता। राहुल जी, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कई बार इस बात को कह चुके हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में भाजपा के लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। ग्रामीणों में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को अपने बीच में देखकर भारी उत्साह नजर आया। वहीं इससे पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रवास पर आई राज्य सरकार की मंत्री मंजू बागवार और गंगानगर की प्रत्याशी प्रियंका बेलन सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और बात करते हैं टैक्स एंड अकाउंटिंग टाइम्स के आयोजन की। टैली सॉल्यूशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में जयपुर के टैक्स एवं अकाउंटिंग कम्युनिटी को सम्मानित किया गया। GSTP अकाउंटेंट्स एवं टैक्स एडवोकेट्स के जुड़े 70 लोगों को सम्मानित किया गया। इस इनिशिएटिव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए टैली सॉल्यूशन के नॉर्थ जोन के जनरल मैनेजर बालाजी एस ने कहा कि टैली में हम न सिर्फ MSME की अकाउंटिंग और ऑपरेशनल्स ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि उन्हें कंप्लायंट बनाए रखने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। जयपुर के MSME नेटवर्क की बात करें तो वर्तमान में यह करीब 1.10 लाख GST पंजीकृत कारोबार हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले समय में विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। टैली GSTP कम्युनिटी के साथ मिलकर टेक अडॉप्शंस को बढ़ावा देने और MSME के विकास में मुख्य भूमिका निभाएगी। इस साल हिंदुस्तान में 30% का कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम पिछले 10 से 12 साल की बात करें तो 15 से 18% का कंट्रीब्यूशन MSME सेक्टर का रहता था GDP को लेकर। तो एक बात बहुत साफ है, अगर हम चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना और हम चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाए और 3rd लार्जेस्ट GDP बन पाए वर्ल्ड ओवर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि MSME सेक्टर में ग्रोथ हो। और देखिए MSME सेक्टर के जो व्यापारी हैं, चाहे वो रिटेल में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, ट्रेडर्स हों, चाहे वो माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, वो अपने बिजनेस के महारथी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो तभी ग्रो कर पाएंगे जिस स्तर से हम चाहते हैं ग्रो करना, जब अकाउंटिंग कम्युनिटी जो है उनका सपोर्ट जो है बना रहेगा जिस तरीके से बना हुआ है। तो एक्चुअली अगर हम देखें सिर्फ GDP कंट्रीब्यूशन में नहीं है, MSME का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी अगर हम देखें 97% जो एम्प्लॉयमेंट होता है हर साल वो MSME सेक्टर में होता है। अगर हम एग्रीकल्चर को छोड़ दें जो लार्जेस्ट सेक्टर अगर हम माने, तो MSME सेक्टर को अगर हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ कराना है तो अकाउंटेंट के कंट्रीब्यूशन उसमें सबसे प्रमुख है। तो अकाउंटेंट के कंट्रीब्यूशन जो चलता आ रहा है, जिसके चलते MSME में ग्रोथ हो रही है और इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, उस चीज़ को टैली एज ए मार्केट लीडर सल्यूट करती है, उस स्पिरिट को, और सबके सामने जो है रखना चाहती है और रिकग्नाइज़ करना चाहती है, क्योंकि वो टैली की जिम्मेदारी है कि वो बेसिकली इस चीज़ को सबके सामने रखे एज ए मार्केट लीडर, ताकि अकाउंटेंट जो हैं एज ए कम्युनिटी बढ़ चढ़ के जो है व्यापारी, एंटरप्रेन्योर और MSME सेक्टर में अपना योगदान देते रहें और MSME सेक्टर को आगे बढ़ाते रहें और इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करते रहें। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला की टीए की बैठक गांधीनगर क्लब में हुई, जहां जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, परिजनों और उनके समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भजनों के जरिए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए स्वरांजलि दी गई। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र टीए की बैठक में पहुंचे और डॉक्टर कमला के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक अजय किलक, राजेंद्र राठौड़, लालचंद कटारिया, नमो नारायण मीणा, राजा राम मील, सतीश पूनिया और डॉक्टर चंद्रभान ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला का बुधवार को 97 साल की उम्र में निधन हो गया था। वो 3 राज्यों के राज्यपाल रही और करीब 7 बार विधायक और 6 बार मंत्री रही। इसके अलावा वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री और डिप्टी CM भी रही।
जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा पर वन्य जीव विभाग की टीम ने पाकिस्तान से आए एक पैंथर को रेस्क्यू किया है। दरअसल पकड़ा गया 4 साल का नर पैंथर है जो सरहद के पास जालूवाला और टावरीवाला इलाके में किसी बकरी का शिकार कर रहा था। इसके बाद टीम ने पंजे के निशान देखे और जोधपुर वन्य जीव विभाग से रेस्क्यू टीम को बुलाया। पंजे के आधार पर तलाश शुरू की गई। काफी देर बाद टीम के बंशीलाल ने नाले में छिपे पैंथर को ट्रैकुलाइज किया और पिंजरे में डाल दिया। अब पैंथर को जोधपुर ले जाया जाएगा, जहां से उसे अरावली की पहाड़ियों में छोड़ दिया जाएगा। आज 4:30 बजे पैंथर का सकुशल रेस्क्यू किया गया है। पैंथर जो नर बताया जा रहा है कि उम्र लगभग 4.5 साल है, वह पैंथर को रेस्क्यू पश्चात जोधपुर मेडिकल के लिए व तत्पश्चात उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य प्राकृतिक आवास में छोड़ने हेतु भिजवाया जाएगा। जयपुर के मालवीय नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एटीएम कार्ड बदल कर वारदात करने वाली गैंग के एक सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर से 4000 रुपए और विभिन्न बैंकों के 52 एटीएम कार्ड भी बरामद किए। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शातिर ने जवाहर सर्किल, बजाज नगर, मालवीय नगर के 7 एटीएम बूथों पर 30 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। इसके अलावा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल एक कार और 2 नंबर प्लेट भी बरामद की। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सागर ने बताया कि मालवीय नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एटीएम कार्ड बदलकर वारदात करने वाली गैंग के एक सरगना अरिजीत को गिरफ्तार किया। आरोपी अजीत फौजदार और उसकी गैंग के सदस्य रामनगरीय थाना इलाके के अंदर किराए पर रहते हैं और सुबह जल्दी उठकर कार से एटीएम बूथों के बाहर खड़े हो जाते हैं। आरोपी की गैंग महिला और पुरुषों को बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदलकर वारदात को अंजाम देते हैं। अजमेर की जिला स्पेशल टीम और आदर्श नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और दोनों टीमों ने वाहन चोरी और महिलाओं से पर्स स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि 2 बदमाश और एक मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों से 10 बाइक और उनके पार्ट्स भी बरामद किए गए। ये लोग बाइक चोरी के बाद वाहनों को ब्यावर के एक दोस्त को देकर उसे खुर्द-बुर्द कर देते। इसके साथ महिलाओं से स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे कई मोबाइल और पर्स बरामद हुए। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि महिलाओं के पर्स और मोबाइल छीनने की घटनाएं काम किया गया। तो काम में जो है 15/5 को जो है एक परिवादिया सुश्री दीक्षिता शर्मा ने जो है उनका कोई मामला हुआ था डीएवी स्कूल के सामने वाली गली में। मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और पर्स छीन कर भग गए। तो 4 संदिग्ध व्यक्ति जो हैं राधेश्याम नायक, अनिकेत वैष्णव जो मेन मुख्य इसमें रहे हैं, उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई। तो उन्होंने 5-7 महिलाओं के पर्स बैग छीनकर वारदात करना। देश के सबसे बड़े एस्बेस्टस शीट निर्माता और सीमेंट की नालीदार छतें और पाइप उत्पादन और भवन निर्माण से जुड़े एआरएल समूह के यहां दूसरे दिन भी आयकर छापेमारी और सर्वे की कार्रवाई जारी है। आयकर छापेमारी में इस समूह में आयकर बचाने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडे पकड़ने की सफलता का दावा किया जा रहा है। अब तक हुई जांच में अधिकारी करीब 100 करोड़ के खर्च को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि समूह आवास की बिक्री में भी आय बचाने के लिए अनेक करामात दिखा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर के साथ रीको की बगरू औद्योगिक क्षेत्र और बिंदायका में हो रही आयकर छापेमारी में दूसरे दिन आयकर अधिकारियों ने एआरएल समूह में आयकर बचाने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडों को उजागर करने का दावा किया है। अधिकारियों का दावा है कि समूह में दिखाए गए करीब 100 करोड़ रुपए के खर्च संदेहास्पद है। आय बचाने के लिए अनाप शनाप खर्च करने में उपयोग किए गए कुछ दस्तावेज को अधिकारी बोगस फर्मों से जुड़े होने की भी आशंका जता रहे हैं। दूसरे दिन तक आयकर अधिकारियों के हाथ अभी तक 70 लाख की नकदी प्रॉपर्टी में करोड़ों के निवेश दस्तावेज और करोड़ों रुपए मूल्य की लगभग 16 किलो वजन की ज्वेलरी लगने की सूचना है। इन सभी की लेखा पुस्तिकाओं से विस्तृत जाँच होगी। अभी तक हुई जांच में आयकर अधिकारियों ने समूह की फ्लैगशिप कंपनी एआरएल इंफ्राटेक लिमिटेड के शेयर में भी प्रमोटर्स का खेल पकड़ा है।
बताया जा रहा है कि प्रमोटर ने 25 करोड़ रुपए के कैपिटल गेन टैक्स कमा आयकर बचाया, जबकि इसमें दूसरे प्रमोटर ने कम कीमत में शेयर खरीदकर इसमें सहयोग दिया है। इस तरह दोनों प्रमोटर्स ने मिलकर संयुक्त रूप से करीब 50 करोड़ की आयकर चपत सरकार को लगा दी। ARL समूह के सभी 11 ठिकानों पर आयकर छापेमारी और सर्वे की कार्रवाई शुक्रवार को दूसरे दिन देर शाम तक जारी रही। उम्मीद की जा रही है कि इस पूरी कार्रवाई में विभागीय अधिकारियों के हाथ करोड़ों की काली कमाई लगेगी। देश के सबसे बड़े एस्बेस्ट शीट निर्माता ARL समूह और समूह की कंपनी ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ARL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, अटलांटिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओमाना ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, अक्षत रियल केयर LLP, मैसर्स निशा जैन आदि के कार्यालय, गोदाम और समूह के संचालक नंद किशोर जैन, प्रमोद जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, प्रमोद जैन, पदम चंद जैन और जुगल भन्नोट आदि के आवास अक्षत ब्रांड के नाम से निर्मित और निर्माणाधीन आवासीय परियोजना की कानोता, सी स्कीम, बनी पार्क और बापू नगर स्थित कार्यस्थलों पर दिन भर आयकर अधिकारियों की चहल पहल रही। छापेमारी में अधिकारियों ने कंप्यूटर को भी पकड़ा, जिसमें समूह की ओर से किए गए खर्च समायोजन का हिसाब बताया जा रहा है। इस हिसाब को समूह की लेखा पुस्तिकाओं से विस्तृत जाँच की जाएगी। भवन निर्माण क्षेत्र में सक्रिय ARL समूह की कंपनियां और फर्मों में आयकर अधिकारियों ने बेचे गए फ्लैट्स की कीमतों में गड़बड़ी पकड़ने का दावा किया है। समूह ने इस स्कीम में महावीर मार्ग, राम सिंह रोड, बापू नगर, सिरसी रोड, बनी पार्क क्षेत्र में 9 आवासीय परियोजना पर कार्य किया है, जिनमें से कुछ पूर्ण भी हो चुकी है। इनमें फ्लैट्स की बिक्री कीमतों में काफी बड़ा अंतर पकड़ा जा चुका है। कार्रवाई के अंतिम चरण में कीमतों के अंतर को लेकर आयकर अधिकारी समूह संचालकों से सवाल जवाब करेंगे। इसके अलावा समूह की कंपनी ने हाल ही में स्टैच्यू सर्किल पर जॉइंट वेंचर के रूप में प्रस्तावित अक्षत सवाई प्रोजेक्ट की भारी भरकम कीमत पर हुई प्री लॉन्चिंग और इसमें किए जाने वाले खर्च के संबंध में भी बड़ा हिसाब मिला है, जिसका जवाब समूह के संचालकों की मुश्किलें बढ़ाएगा। दावा है कि कार्रवाई में अधिकारियों को समूह की ओर से आय को कम दिखाने के लिए खर्च अधिक दिखाने के संबंध में दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अभी तक जो दस्तावेज बरामद किए हैं उनमें कुछ फर्मों की फर्जी होने का भी अंदेशा है, जिससे समूह के संचालकों की मुसीबतें बढ़ेगी। छापेमारी की कार्रवाई को समाप्त होने में 2 से 3 दिन लगने की उम्मीद है और अभी तक मिले दस्तावेज आदि के आधार पर ये माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की काली कमाई का उजागर होगा। ARL समूह के आयकर छापेमारी आज शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक पूरे के पूरे 11 ठिकानों पर आयकर छापेमारी और सर्वे की कार्रवाइयां जारी है। अब तक जो खुलासे हुए हैं उसके अनुसार लाखों रुपए की नकदी आयकर अधिकारियों के हाथ लगी है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की ज्वेलरी भी आयकर अधिकारियों ने यहाँ से बरामद की है। इस ज्वेलरी का और नकदी का दोनों का ही लेखा पुस्तिकाओं से मिलान किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इस पूरी कार्रवाई के समाप्त होते होते करोड़ों रुपए की काली कमाई का भी खुलासा होगा। कैमरामैन साहिल के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से टीम द्वारा जोधपुर की मंडोर मंडी में नकली और मिलावटी घी बेचे जाने के मामले में जिला प्रशासन के साथ साथ चिकित्सा विभाग भी एक्शन मोड में आ गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर का असर होने पर जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मामले में तत्काल सैंपल और सीज की कार्रवाई की। वहीं CMHO डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी। इस मौके पर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि घी, तेल और दूध के सैंपल लेने के साथ जरूरत पड़ने पर सीज की कार्रवाई की जाती है। संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए। नकली और मिलावटी घी पर अंकुश लगाने के लिए जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी कभी भी मंडोर मंडी पहुंच सकती है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। गर्मियों के दिनों में ये जो नकली घी और ये जो नकली आपके जो दूध उत्पाद होते हैं, इनकी समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है और इसके लिए हमने विशेष एक अभियान चला रखा है, जहाँ कहीं से भी चाहे शिकायत आए, इवन रैंडमली हम लोग जाके सैंपल्स लेते हैं और कहीं पे भी कुछ अवांछित गतिविधि पाई जाती है तो उसके खिलाफ में पूरी कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो नंबर ऑफ सैंपल जो लिए जा रहे हैं वो भी हमने काफ़ी बढ़ा दिए हैं और सभी जो हमारे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हैं सभी की नियमित तौर पे समीक्षा करके उनको यही डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आप इस समय पूरे गहनता और गंभीरता के साथ में आप सैंपल्स पूरे कीजिए। जोधपुर की मंडोर मंडी में नकली और मिलावटी घी को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के ऑपरेशन
चलाए जाने के बाद में जहां एक और आमजन सावधान हो गया है कि वो क्या मिलावटी नकली घी खा रहे हैं, लेकिन साथ ही जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से लेकर CMHO डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लेने के साथ में आगे से और अधिक सैंपलिंग के लिए भी निर्देश दिए हैं। लेकिन इस वक्त CMHO डॉक्टर सुरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, मिलीभगत के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के आपका क्या एक्शन रहेगा? भाई, इसमें इस तरह की बात संज्ञान में आया है तो हम एक कमेटी बैठा के इस तरह की जांच करवाएंगे कि भाई जो इस तरह का कोई बात आती है मिलीभगत की कोई और होती है, इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो हमारा सैंपलिंग का मोड है वो इस एरिया में जो स्टेट टीम, हमारी टीम और पुलिस प्रशासन के साथ में मिलके और बहुत ही प्रभावी ढंग से हम कार्रवाई करेंगे। और जहाँ भी इस तरह की हमारे को मिलता है, चाहे नकली किसी तरह का मटेरियल हो, घी हो, मसाले हो, तो ये अभियान हम और उसको तीव्र गति से चलाएंगे। और इसमें पहले भी हमारा जो सैंपलिंग का सिस्टम है वो हमने करीब 750 करीब सैंपलिंग हमने किया है। और अभी 3 जो हमारी कार्रवाई है उसमें हमने सीज भी किया है। तो आगे भी ये जो हमारा है जो मीडिया के मार्फत हमें ये लोकेशन और इन्फॉर्मेशन की मार्फत भी ये मिल रहा है, तो इस जगह पे हम एक बहुत ही अच्छी प्रशासन, मेडिकल, स्टेट मिलके और बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे। सर, एक वरिष्ठ अफसर है तो एक थोड़ा सा मन आहत भी हो जाता है कि खान पान का मामला होता है, हर व्यक्ति घी खाता है, तेल खाता है, तो ऐसे इस तरह के आरोप लगते हैं, मन आहत होता है कि और अधिकारी कर्मचारी मिलीभगत की जो बात होती है। देखो, खान पान का स्वास्थ्य पे एक सीधा असर होता है और एक ये नेटवर्किंग है कि कहीं कोई ज़िले में मावा बन रहा है, किसी ज़िले में घी बन रहा है, अभी आपके उस माध्यम से आए कि कहीं से गुजरात से आ रहा है, तो ये क्या है कि एक नेटवर्किंग है मिलावट का। तो हमारी कोशिश है कि एक जॉइंट टीम में हम इसको काफ़ी अच्छी तरह से इसको काम करेंगे, क्योंकि मैंने अभी जोधपुर में नया ही ज्वाइन किया है और इसके बाद में हमने जो 3 है वो तो सीज की कार्रवाई की है और आगे भी इसमें हम अच्छा कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूरे पश्चिमी राजस्थान में विभिन्न पदों पर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह रहे हैं। CMHO के तौर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो गलत तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन करके और जांच शुरू कर दी गई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर का असर तो कहा जाएगा, लेकिन ये भी कहा है कि आम व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में आने वाले समय में भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। 2 महीनों में जब से ज्वाइन किया गया है 700 अधिक सैंपल लिए हैं और आने वाले समय में चाहे किसी भी स्तर का कोई भी अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व है तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। और कितना ही बड़े व्यापारी क्यों नहीं हो, अगर मिलावट में और नकली घी अगर बनाता है, बेचता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। राजस्थान खेल परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न खेल अकादमियों की चयन ट्रायल में खिलाड़ियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। 12 खेलों के 22 अकादमियों के लिए 2000 से ज्यादा खिलाड़ी जयपुर में ट्रायल के लिए पहुंचे। जोधपुर की फुटबॉल अकेडमी और विभिन्न कबड्डी अकादमियों के लिए खिलाड़ियों ने ज्यादा जोश दिखाया, जबकि महिला तीरंदाजी अकादमी के लिए सबसे कम खिलाड़ी पहुंची। देखिए फर्स्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। खेल परिषद द्वारा प्रदेश भर में संचालित विभिन्न खेल अकादमियों में प्रदेश के लिए चयन ट्रायल संपन्न हो गई। 11 से 17 मई तक आयोजित इन ट्रायल में प्रदेश भर से 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बालक वर्ग में 1837 खिलाड़ियों ने ट्रायल दी, वहीं बालिकाओं में भी जोश कम नहीं था। विभिन्न बालिका अकादमियों में प्रवेश के लिए 624 बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आइए अब नजर डालते हैं कि किस अकादमी के लिए कितने खिलाड़ियों ने ट्रायल दी। 12 खेलों की 22 खेल अकादमियों के लिए जयपुर में चयन ट्रायल पूरी। 1837 लड़कों और 624 लड़कियों ने चयन के लिए ट्रायल दी। जैसलमेर की बास्केटबॉल बाल अकादमी की ट्रायल में 175 खिलाड़ी आए। जयपुर की बालक सीनियर बास्केटबॉल अकादमी के ट्रायल में 17 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालिका बास्केटबॉल अकादमी जयपुर की चयन स्पर्धा में 53 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर में 341 खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई। बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा के ट्रायल में 116 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पैरा खेल अकादमी एथलेटिक्स एवं पावर लिफ्टिंग जयपुर की चयन स्पर्धा में 32 बालक खिलाड़ियों ने भाग लिया। एथलेटिक्स में बालक वर्ग में 208 और बालिका वर्ग में 66 यानी कि कुल 274 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक हैंडबॉल अकादमी में प्रवेश के लिए 187 खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई।
बालिका हैंडबॉल अकादमी के ट्रायल में 111 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वॉलीबॉल खेल की चयन स्पर्धा में बालक वर्ग में 206 और बालिका वर्ग में 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक कुश्ती अकादमी में 83 खिलाड़ियों ने दावेदारी पेश की। बालक साइकिलिंग अकादमी के ट्रायल में 37 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तीरंदाजी खेल की चयन स्पर्धा में बालक वर्ग में 60 खिलाड़ी आए। तीरंदाजी के बालिका अकादमी के लिए 14 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हॉकी खेल बालक वर्ग में 214 और बालिका वर्ग में 157, कुल 371 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कबड्डी खेल बालक वर्ग में 279 और बालिका वर्ग में 61 यानी कि कुल 340 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 22 एकेडमियाँ हैं हमारे, उसमें पैरा खेल भी हमने इसमें शामिल किया था, जिसमें एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग था। हमारे इसमें 2450 के लगभग बच्चे पार्टिसिपेट किया है। 600 के लगभग हमको बच्चे एकेडमियों में भर्ती करने हैं। अभी जो लिस्ट हैं कोचेज ने, हमारी जो कमेटी थी उन्होंने बना दी है। अब ये लिस्ट जो है वो सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात इनको हम जारी कर देंगे। इन ट्रायल में खिलाड़ियों ने फुटबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल में उत्साह दिखाया। हैंडबॉल अकादमी के खिलाड़ी पहले भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बालिका तीरंदाजी अकादमी में इस बार महज 14 खिलाड़ी ही ट्रायल देने आई। डिडवाना के प्रस्तावित कबड्डी अकादमी के लिए भी ट्रायल ले ली गई। जैसे अकादमी की फाइनल अप्रूवल मिलेगी, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाएगा। चयन ट्रायल के बाद अब जल्द ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा और संभवतः जुलाई से खेल अकादमियों की शुरुआत हो जाएगी। खेल अकादमी में प्रदेश की उभरती प्रतिभाओं को न केवल बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उनके आवास और शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था भी खेल परिषद द्वारा की जाती है। खेल परिषद जो अकादमियाँ संचालित करती है, उसका उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद और उभरती प्रतिभा को यहाँ पर आवास और शिक्षा के साथ खेल की ट्रेनिंग दी जाए। इसी कारण से ये समस्त ट्रायल संपन्न हुए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि नियमित रूप से अकादमी चले और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग मिले। अगर कहीं पर खेल परिषद के पास कोच नहीं है तो फिर देश में अन्य नामी खिलाड़ियों को यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग की सुविधा दी जा सकती है। राजस्थान खेल परिषद द्वारा संचालित खेल अकादमियों द्वारा पहले भी कई खिलाड़ी उच्च स्तर पर प्रदर्शन किए हैं और यहाँ से कई खिलाड़ियों ने देश विदेश में नाम रोशन किया है। अब देखना ये है कि जब नई अकादमी संचालित होगी तो उसके बाद यहाँ से कितनी प्रतिभाएं आगे निकल पाती है और देश विदेश में राजस्थान का नाम रोशन कर पाती है। कैमरामैन साहिल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।